गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा गाउस नियम का जो टॉपिक था वो चल रहा था, जिसमें अपन ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गाउस नियम के अनुप्रयोग में पहला टॉपिक अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक जो था वो अपन ने पढ़ लिया था। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपरिमित आवेशित समरूप अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं इसको। ये कोई चालक अचालक पट्टिका है जिस पर प्लस आवेश है। प्लस आवेश है। इस पट्टिका पर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस पट्टिका पर अपन एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ जैसे अपन ने एक बेलन ले लिया, ये बेलन ले लिया, तो ये जो परत है इस बेलन को दो बराबर भागों में बांटती है। दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये पट्टिका है और इसके अंदर से एक बेलन लगा दिया, तो ये जो पट्टिका है इस बेलन को आधा बेलन इस तरफ और आधा इस तरफ, तो यहां से इस पट्टिका की जो दूरी है वो मान ली अपन ने r, और यहां से इसकी जो दूरी है वो अपन ने r मान ली। तो इस बेलन की जो टोटल लंबाई है वो 2r है। बेलन की जो टोटल लंबाई कितनी हो गई? 2r हो गई। तो ये क्या है? अपना गाउसीय पृष्ठ जिसके अपन ने कल्पना की है, जिसके अंदर क्या है? ये चार्ज आ गए। अब यहां से अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे मान लो इस पट्टिका से यहां कोई बिंदु P है या यहां कोई बिंदु P है जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बेलन के अपन ने 3 पृष्ठों में अपन विभाजित करेंगे। जैसे ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, इसको अपन ने नाम दे दिया S1 पृष्ठ। क्या दे दिया? S1 पृष्ठ। और ये दूसरा जो वृत्तीय फलक है इसको अपन ने नाम दे दिया S2 फलक। और ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है ये वाला, जिसको अपन ने नाम दे दिया S3 पृष्ठ। तो अपन ने गाउसीय जो पृष्ठ है, अपना जो बेलन है, उसको अपन ने 3 भागों में विभाजित किया, S1, S2 और S3। S1 और S2 जो है वो बेलन का वृत्तीय फलक है, और S3 जो पृष्ठ है वो बेलन का वक्र पृष्ठ है। S1 पृष्ठ पर जो एरिया वेक्टर होगा, जो अल्फांश मान करके अपन एरिया वेक्टर निकालेंगे, वो होगा ds पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर यहां से जो विद्युत क्षेत्र होगा की दिशा होगी वो क्या होगी? ds के अनुदिश होगी। एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, विद्युत क्षेत्र इस तरफ। यहां से S2 पृष्ठ, S2 पृष्ठ पर एरिया वेक्टर कहां होगा? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके अनुदिश होगी। S3 पृष्ठ की बात करें तो S3 पृष्ठ पर यदि अल्पांश यहां माने तो यहां से एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो E इस तरफ होगी। तो यहां पर ये कितने डिग्री पर आ जाएगा? 90 डिग्री पर। तो S1 और S2 पृष्ठ पर E व ds विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के जो दिशा है वो एक दूसरे के अनुदिश है, मतलब 0 डिग्री पर है। कितने पर है? 0 डिग्री पर है। यहां S2 पृष्ठ पर E और ds की दिशा एक ही है, लेकिन S3 पृष्ठ पर ds व E एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। एक दूसरे के क्या हो गए? लंबवत हो गए। तो इसको लिखेंगे कैसे कि एक
एस अनुप्रस्थ काट यानी इसके मोटाई, इसका क्षेत्रफल, ऐसे अनुप्रस्थ काट तथा 2r लंबाई के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक एस अनुप्रस्थ काट व 2r लंबाई के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यह परत या पट्टिका, यह परत बेलन को दो बराबर भागों में विभाजित करती है या बांटती है। विभाजित करती है। एक एस अनुप्रस्थ काट व 2r लंबाई के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है। जो पट्टिका है उस बेलन को दो बराबर भागों में बांटती है। बेलन का S1 व S2 पृष्ठ, बेलन के S1 व S2 पृष्ठ वर्तीय फलक है। बेलन के वर्तीय फलक है। बेलन के वर्तीय फलक है। जबकि S1 और S2 क्या है? बेलन का वर्तीय फलक है। जबकि S3 जो है वो बेलन का वक्र पृष्ठ है। जबकि S3 बेलन का वक्र पृष्ठ है। S1 व S2 पर E व DS विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और DS की दिशा एक दूसरे के अनुदिश है। अनुदिश है। जबकि S3 पृष्ठ पर DS व E परस्पर लंबवत है। S3 पृष्ठ पर DS व E एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के मध्य का कोण परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत है। यदि इस गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स फाई हो तो, या निर्गत फ्लक्स फाई हो तो, यदि निर्गत फ्लक्स फाई हो तो फाई बराबर क्या लिखेंगे? फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है E डॉट DS, समाकलन E डॉट DS या EDS cos थीटा। तो यहां क्या लिखेंगे? समाकलन
अब S पृष्ठ को अपन ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों को, S1, S2 और S3 में। तो यहां क्या लिखेंगे? S1 पृष्ठ के लिए, S1 पृष्ठ के लिए क्या लिखेंगे? E डॉट ds। तो E डॉट ds प्लस phi2 ये phi1 मान लिया तो ये phi2 आ जाएगा। तो समाकलन S2 पृष्ठ के लिए क्या लिखेंगे? E डॉट ds प्लस समाकलन S3 के लिए E डॉट ds, E डॉट ds, E डॉट ds। फिर phi बराबर समाकलन S1 E डॉट ds को अपन क्या लिख सकते हैं? E ds cos थीटा। तो E ds cos थीटा प्लस समाकलन S2 E ds cos थीटा। फिर S3 के लिए क्या लिखेंगे? S3 E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। phi बराबर समाकलन S1 E ds cos थीटा, किसके लिए? S1 पृष्ठ के लिए। तो S1 पृष्ठ के लिए देखो E और ds की दिशा क्या है? एक ही है। तो इनके मध्य जो बनने वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है। तो यहां क्या लिखेंगे? cos 0 डिग्री प्लस S2 की बात करें तो E ds cos। S2 पृष्ठ के लिए देखो E और ds की जो दिशा है वो एक ही है। तो यहां भी कितने डिग्री का कोण होगा? 0 डिग्री का। तो cos 0 डिग्री प्लस S3 पृष्ठ की बात करें तो E ds cos थीटा की वैल्यू देखो S3 पृष्ठ के लिए ये ds है, ये E है, दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री ये आ गया। अब cos 0 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। यहां cos 0 की वैल्यू 1 है और cos 90 की वैल्यू ये 0 है, 0। तो ये वाला जो टर्म है ये तो पूरा 0 हो गया और ये वाला टर्म आ जाएगा। तो phi बराबर E समाकलन यहां से जो फ्लक्स निकलेगा और यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या है? एक समान होगा। तो एक तरह से अपन कह सकते हैं कि इस पट्टिका से जो निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, समान दूरी पर है। तो कांस्टेंट होने के कारण अपन इसको समाकलन के बाहर लिख सकते हैं। तो E समाकलन S1 ds cos 0 की वैल्यू 1 हो गई प्लस S2 यहां E समाकलन से बाहर ds प्लस S3 पृष्ठ के लिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 है। तो ये टर्म 0 हो गया। phi बराबर यहां से E ds का समाकलन S, फिर प्लस फिर S2 पृष्ठ के लिए E और ds का समाकलन S, ये 0 है। फिर phi बराबर ES प्लस ES 2ES 2ES आ गया। अब गाउस नियम क्या कहता है कि phi बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुलावेश तथा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के समान होता है। अब ये एक पट्टिका है, तो पट्टिका पर अपन क्या पढ़ते हैं? पृष्ठ आवेश वितरण को पढ़ते हैं या पृष्ठ आवेश घनत्व को पढ़ते हैं। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से अपन क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा बराबर Q अपॉन S या Q बराबर सिग्मा S, Q बराबर सिग्मा S लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे कि phi बराबर
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2ES। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से क्या लिखेंगे? सिग्मा बराबर Q अपॉन S या Q बराबर सिग्मा S। सिग्मा S। तो यहां क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां क्यू की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन? सिग्मा एस। तो सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2ES। 2ES। यहां से S इस S से कैंसिल। फिर E की वैल्यू क्या आती है यहां पर? E बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट। और यदि वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इसकी डायरेक्शन जो आ जाएगी वो n कैप आ जाएगी। n कैप क्या है? यहाँ एकांक सदिश है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को किस तरफ दिखाएगा? इस पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर। इस पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर। तो ये आ जाता है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक पट्टिका के कारण। अब यहां क्या आया है? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। इस फॉर्मूले में जो R है वो नहीं है, तो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सिग्मा पर निर्भर करती है। सिग्मा पर निर्भर करती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और सिग्मा के मध्य जो ग्राफ खींचा जाएगा वो किस प्रकार आएगा? इस प्रकार आएगा। और यदि दूरी के साथ ग्राफ खींचे तो R के साथ, तो वो इस प्रकार आएगा। तो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व के समानुपाती होती है और दूरी पर निर्भर नहीं करती है। यहां से E समानुपाती सिग्मा अपन लिख सकते हैं। E समानुपाती सिग्मा अपन लिख सकते हैं। तो E बराबर समय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। ये दिशा क्या होगी? इस पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर। देखो यहां से देखें तो E की दिशा ये है बाहर की ओर, और इस तरफ यदि देखें तो पट्टिका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इसके लंबवत बाहर की ओर है। यदि अपन यहां पर कोई पृष्ठ माने, जैसे मान लो यहां पर S4 मान ले, तो इस पृष्ठ पर देखो DS तो इस तरफ हो जाएगा, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किस तरफ आएगी? इस तरफ देखें तो यहाँ S2 पृष्ठ के अनुदिश है, लेकिन यहां जो आएगी वो किस तरफ आ जाएगी? इस तरफ आएगी, इसके अनुदिश, S1 पृष्ठ के अनुदिश, क्योंकि यहां से पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर इस तरफ डायरेक्शन आएगी विद्युत क्षेत्र की। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। अब अपन पढ़ेंगे अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है? एक चालक पट्टिका है जिसको अपन धनावेश दिया गया है, या धनावेश अपन ने दिया है। इस चालक पट्टिका पर अपन एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहां से अपन ने एक बेलन बना लिया
ये अपने एक गाउसीय पृष्ठ बना लिया। इस बेलन के अपन ने 3 भागों में बांटना है। जैसे अचालक पट्टिका में अपन ने बेलन को बांटा था S1, S2 और S3 में। तो यहां पर S1, यहां पर S2 पृष्ठ और इस वाले पृष्ठ को मान लिया अपन ने S3 पृष्ठ। जो S1 पृष्ठ है वो पट्टिका के अंदर है। S1 जो पृष्ठ है वो पट्टिका के अंदर है। देखो, अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र था, और पिछला जो टॉपिक था वो था अपरिमित अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों में अंतर क्या है कि चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका पर जब आवेश दिया जाता है, तो अचालक पट्टिका पर जब आवेश दिया जाता है तो वो आवेश वहीं रहता है जहां वो दिया गया है। लेकिन जब चालक पट्टिका पर आवेश दिया जाता है तो वो उसकी संपूर्ण सतह पर फैले जाता है, समान रूप से फैल जाता है। जैसे अपन ने पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा में पढ़ा था कि जब किसी पृष्ठ या गोलीय कोश को आवेश दिया जाता है तो वह संपूर्ण आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर समान रूप से फैले जाता है। जिसे अपन ने पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन S या Q बराबर सिग्मा S का नाम दिया था। यहां सिग्मा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ पर आ गया तो चालक पट्टिका और अचालक पट्टिका में अंतर क्या हुआ कि चालक पट्टिका पर आवेश संपूर्ण सतह पर आ जाता है, जबकि अचालक पट्टिका में आवेश वहीं रहता है जहां वो दिया गया है। तो अब इस चालक पट्टिका को जो आवेश दिया गया है वो इसकी संपूर्ण सतह पर है, संपूर्ण सतह पर है, लेकिन इस चालक पट्टिका के अंदर आवेश नहीं है, अंदर आवेश नहीं है। अंदर आवेश का जो मान है वो कितना है? 0 है। यदि 0 अंदर आवेश का मान 0 है तो वहां से फ्लक्स कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। वहां फाई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। वहां S1 पृष्ठ को यदि अपन ने इस चालक पट्टिका के अंदर लगाया है तो अंदर लगाने पर S1 पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा वो भी कितना होगा? 0 होगा। तो S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ, तो S1 पृष्ठ चालक पट्टिका के अंदर है, S2 पृष्ठ बाहर है, और S3 पृष्ठ जो है वो बेलन का वक्र पृष्ठ है। अब इसको आगे देखते हैं। अपन ने 3 पृष्ठ माने S1, S2 और S3। S1 पृष्ठ पर जो एरिया वेक्टर लिया जाएगा वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, तो इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी? DS इस तरफ, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी। एक बार मान लिया इस तरफ है, यहां S2 पृष्ठ के लंबवत एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस प्रकार होगी। S3 पृष्ठ जो है वहां पर एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस प्रकार होगी। तो S1 पृष्ठ और S2 पृष्ठ पर E व DS की जो दिशा है वो एक दूसरे के अनुदिश है। S1 पृष्ठ पर 0 डिग्री पर है E व DS, S2 पृष्ठ पर भी E और DS जो है वो 0 डिग्री पर है, लेकिन S3 पृष्ठ पर जो है वो E व DS के मध्य का कोण कितना है? 90 डिग्री है। यानी विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों क्या है? परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत हो गए। तो अब इसको कैसे लिखेंगे कि एक चालक पट्टिका, एक चालक पट्टिका या परत पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। जहां तथा या कहें एक समान रूप से वितरित है, इसमें एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ
की कल्पना करते हैं, गाउसिया पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो कैसा है, बेलनाकार है। इस बेलन को तीन भागों कौन से, S1 S2 और S3, S1 S2 व S3 में विभाजित करते हैं। S1 व S2 पृष्ठ, S1 व S2 पृष्ठ बेलन के वर्तीय फलक हैं, S1 व S2 पृष्ठ बेलन के वर्तीय फलक है, जबकि S3 पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ है, तो एक चालक पट्टिका है जिस पर धनावेश है वो समान रूप से वितरित है। यहां से अपन एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो बेलनाकार है। इस बेलन को अपन ने तीन भागों में S1, S2 और S3 में विभाजित अपन ने कर लिया। फिर S1 जो और S2 जो पृष्ठ है वो उस बेलन के जो गोलाकार भाग है या कहें वर्तीय फलक है, और जो S3 पृष्ठ है वो उसका वक्र पृष्ठ है। S1 व S2 पृष्ठ पर E व DS की दिशा एक दूसरे के अनुदिश है। यहां देखो जहां DS की दिशा है वही E की दिशा है। फिर यहां S2 पृष्ठ पर देखो E और DS की दिशा दोनों की एक ही है। तो S1 व S2 पृष्ठ पर E व DS विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर की दिशा एक दूसरे के अनुदिश है, जबकि S3 पृष्ठ पर S1 और S2 पर क्या है, एक दूसरे के अनुदिश है। मतलब अनुदिश होने का मतलब यहां पर 0 डिग्री पर है और यहां पर भी 0 डिग्री पर है। लेकिन S3 पृष्ठ पर DS और E के मध्य का जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी परस्पर लंबवत है। जबकि S3 पृष्ठ पर E व DS परस्पर लंबवत है। अतः यहां से मतलब इस पट्टिका से निर्गत फ्लक्स फाई हो तो, निर्गत फ्लक्स फाई हो तो क्या करेंगे, फाई बराबर समाकलन, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है समाकलन संपूर्ण पृष्ठ के लिए E डॉट ds, ये होता है फाई विद्युत फ्लक्स। अब S को अपन ने तीन भागों में बांटा है, S1 S2 S3 में, तो क्या लिखेंगे, समाकलन S1 पृष्ठ के लिए क्या लिखेंगे, E डॉट ds प्लस S2 पृष्ठ के लिए क्या लिखेंगे, E डॉट ds प्लस समाकलन S3 के लिए E डॉट ds, फिर फाई बराबर समाकलन S1 E डॉट ds को अपन क्या लिख सकते हैं, EDS cos थीटा,
कॉस थीटा प्लस समाकलन S2 पृष्ठ के लिए भी अपन क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ds को ई ds कॉस थीटा, फिर S3 पृष्ठ की बात करें तो ई ds कॉस थीटा, ई ds कॉस थीटा। फाई बराबर ई ds कॉस थीटा S1 पृष्ठ के लिए, S1 पृष्ठ के लिए। तो अपन S1 पृष्ठ के लिए यदि फ्लक्स की बात करें तो ये जो पृष्ठ है वो पट्टिका के अंदर है, और पट्टिका के अंदर आवेश का जो मान है वो कितना है, 0 है। यदि आवेश का मान अंदर 0 है तो वहां से जो निकलने वाला फ्लक्स है वो कितना होगा, 0 होगा। तो S1 पृष्ठ के लिए वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, यानी ये टर्म क्या हो गया, 0। तो अपन यहां पर लिख भी सकते हैं कि S1 पृष्ठ पट्टिका के आंतरिक भाग में स्थित है, जहां आवेश Q का मान शून्य है। अतः S1 पृष्ठ से निकलने वाला या S1 पृष्ठ पर फ्लक्स का मान शून्य होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, समाकलन S1 ई ds cos थीटा बराबर 0। ये क्या हो गया, इसके S1 पृष्ठ के लिए क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो फाई बराबर क्या लिखेंगे, S1 पृष्ठ के लिए 0 हो गया, प्लस S2 पृष्ठ की बात करें, S2 पृष्ठ पर देखो E और ds की दिशा एक ही है और पट्टिका से बाहर वाला वृत्तीय फलक है बेलन का। तो E और ds के मध्य जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का। तो S2 पृष्ठ के लिए अपन क्या लिखेंगे, समाकलन S2 E ds cos 0 डिग्री, कितना, 0, प्लस S3 पृष्ठ के लिए बात करें तो S3 पृष्ठ के लिए E ds कितने डिग्री, 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 और E ds cos 0 की वैल्यू 1 और S1 पृष्ठ के लिए 0 हो गया। क्यों, क्योंकि जो S1 पृष्ठ है वो पट्टिका के अंदर है और पट्टिका के अंदर आवेश 0 है, क्योंकि जो आवेश पट्टिका को दिया गया है वो केवल उसके पृष्ठ पर स्थित है। इसलिए S1 पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा वो 0 होगा। इसलिए S1 की जो टर्म है उसको अपन ने 0 कर दिया। तो फाई बराबर ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0 और S2 वाला टर्म। तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो क्या निकलेगा, एक समान निकलेगा। जैसे मान लो अपन यहां से यहां की दूरी अपन r मान ले, तो r दूरी पर जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, एक समान निकलेगा। यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो एक समान होगा। तो E इसको समाकलन के बाहर अपन लिख सकते हैं S2 ds और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। यहां से E और ds का समाकलन S हो गया। तो फाई बराबर क्या आ गया अपने पास, ES। फाई बराबर ES आ गया, फाई बराबर ES। गाउस का नियम क्या कहता है कि फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ES। और पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से क्या होता है, Q बराबर सिग्मा S, सिग्मा बराबर Q अपॉन S। और
Q बराबर सिग्मा S। तो यहाँ Q की वैल्यू अपन लिख सकते हैं सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E S, ये S से S कैंसिल, और E बराबर अपने पास आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो n कैप आएगी। क्या आएगी? n कैप। जो n कैप है वो इस पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर होगी, इस पट्टिका के लंबवत बाहर की ओर होगी। यहां से देखो, यहां से चालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है। यानी इस बेलन की लंबाई चाहे कितनी भी हो वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगी। यहां से जो फ्लक्स निकलेगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकलेगा। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। सिग्मा का मान बढ़ेगा, विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ेगा, तीव्रता का मान बढ़ेगा। सिग्मा का मान घटेगा तो तीव्रता का मान भी घटेगा। तो यहां से E समानुपाती सिग्मा अपन लिख सकते हैं। और यदि E और R के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए तो अपन क्या, वो किस प्रकार आएगा? इस प्रकार के से आ जाएगा। तो अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर करती है, जिसका मान आता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। तो यह था अपना अपरिमित समरूप आवेशित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक परत और अचालक परत में अंतर यही था जैसे मैंने अभी बताया कि अचालक परत पर जब आवेश दिया जाता है तो वो वहीं रहता है जहां उसको दिया गया है, लेकिन चालक परत पर जब आवेश दिया जाता है तो वो उसकी संपूर्ण सतह पर फैले जाता है। तो संपूर्ण सतह पर फैल गया। और S1 यहाँ पर जो गाउसीय पृष्ठ की जो कल्पना की गई उसमें S1 पृष्ठ को यदि अंदर रखा जाए तो आवेश तो संपूर्ण पृष्ठ पर है, पट्टिका के अंदर आवेश का मान 0 है, तो वहां से जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो भी कितना होगा? 0 होगा। चाहे यदि इस परिभाषा के अनुसार देखें पाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट गाउस नियम की परिभाषा से या गाउस नियम से देखें तो यदि Q की वैल्यू 0 है तो वहां से फ्लक्स कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। तो यहां से फ्लक्स कितना आ गया? 0। तो यहां से जो फ्लक्स बनेगा वो केवल S2 पृष्ठ से बनेगा, क्योंकि S3 पृष्ठ क्या है? यहाँ एक दूसरे के लंबवत है। तो cos 90 क्या हो जाएगा? अपना 0 हो जाएगा। cos 90 0 हो जाएगा। तो जो फ्लक्स बनाएगा वो केवल EDS cos 0 डिग्री या S2 पृष्ठ के कारण ही फ्लक्स बनेगा। और कितना बनेगा? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n कैप। तो यह था अपना चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी अनुप्रयोगों के क्रम में अपना अगला टॉपिक है समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश या गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक खोखला गोला है जिससे कुछ दूरी पर बिंदु P है, वहां अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखते हैं। ये एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R अपन ने मान ली। इसका केंद्र है वो बिंदु O पर है। बिंदु O पर इसका केंद्र है, कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। इस गोले पर Q आवेश समान रूप से वितरित है। Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। आपने पढ़ा था कि पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर Q अपॉन S, कि जब किसी गोलीय कोश या पृष्ठ को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैले जाता है, जिसको अपन रेखीय आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप के पदों में अपन
व्यक्त करते हैं, सिग्मा बराबर Q अपॉन S। इस बिंदु O से R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यहां से एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां से बिंदु P पर, O से R दूरी पर बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए गाउस नियम का प्रयोग करेंगे। गाउस नियम एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो अपन क्या करेंगे, इस बिंदु O को केंद्र मानकर और इस स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो यहां से इसको केंद्र मानकर एक गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ, ये एक बड़ा गोला बन गया, ये कैपिटल R वाला, और ये स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला बन गया। तो अब यहां से एक बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे। बिंदु P पर यदि अल्फांश माने तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ds। S क्या है, इस गोले का क्षेत्रफल आ गया, तो इसका अल्फांश क्षेत्रफल क्या हो गया, ds मान लिया यहां से एरिया वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो अपन ने मान ली O से P की ओर। E वो इस प्रकार है। तो बिंदु P पर ds और E विद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया वेक्टर की दिशा एक दूसरे के अनुदिश है, मतलब दोनों क्या है, 0 डिग्री पर है। दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का कोण है। तो यहां अपन गाउस का नियम लगाएंगे कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई बराबर, और फाई बराबर क्या होता है, E डॉट समाकलन E डॉट ds। वहां से अपन यहां से इसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो निकालेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, माना R त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या, माना कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोष या खोल, खोल इसलिए बोल रहे हैं कि ये गोला खोखला है, इसके पृष्ठ पर ही आवेश है, इसके अंदर आवेश नहीं है। तो माना R त्रिज्या, कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोष या खोल पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, वितरित है। R त्रिज्या के गोलीय कोष या खोल पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। गोले के केंद्र, गोले के केंद्र O को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर
यहां से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गोले के केंद्र O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या का केंद्र मानकर, स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो अपन ने स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले का निर्माण अपन ने कर लिया। बिंदु P पर E व ds की दिशा कैसे है? इसकी त्रिज्या के अनुसार है, मतलब त्रिज्य है, या कहें कि एक दूसरे के अनुदिश है। तो अपन लिख लेंगे कि दिशा एक दूसरे के अनुदिश है, एक दूसरे के अनुदिश है। अतः गाउस के नियम से गाउस का नियम क्या है? फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, गाउस नियम कहता है, वो कितना निकलेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो फ्लक्स की परिभाषा से यदि फाई का मान लिखा जाए तो वो कितना लिखा जाता है? समाकलन संपूर्ण पृष्ठ के लिए E डॉट ds। तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर समाकलन संपूर्ण पृष्ठ के लिए E डॉट ds। या यहां से क्या लिख सकते हैं? E डॉट ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बिंदु P से जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता या जो फ्लक्स यहां से निकलेगा वो समान दूरी पर निकलेगा। यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r है, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल r है। तो बिंदु P है वो इस पृष्ठ पर, इस r त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ पर कहीं भी माना जाए, वहां से फ्लक्स की जो मान होगा वो क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि r जो है वो इस गोले की क्या है? त्रिज्या है। तो E जो है वो कांस्टेंट होगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ कि E ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या E ds का समाकलन यहां हो जाएगा S बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां S कितना है? गोले का क्षेत्रफल आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि अपन इस वाले गोले की बात कर रहे हैं, स्मॉल r त्रिज्या का गोला है। तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर क्या है? यहाँ इसकी त्रिज्या है। तो क्या लिखेंगे? E गुणा 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से E की वैल्यू कितनी आती है? ये वाला पद यहां चला जाएगा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यदि सदिश रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर r कैप।
ये क्या आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर Q/4πε0 r² r कैप। अब ये जो तीव्रता आई है ये गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर आई है, तो अपन इसको E आउट भी बोल सकते हैं। E आउट यानी गोले के बाहर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह आ गई अपने पास E आउट बराबर Q/4πε0 r² r कैप। तो गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। E समानुपाती 1/r²। यहां से E समानुपाती 1/r² आ जाएगा। तो ये था गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन क्या करेंगे? गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले की सतह पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं। क्या लिखेंगे? जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, गोले की सतह पर स्थित हो, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, मतलब कंडीशन क्या हो गई? R बराबर कैपिटल R। और ये वाला जो स्मॉल r है वो कहां जाएगा? बिंदु P यहां पर आ जाएगा। तो अपने पास चित्र कौन सा होगा? ये बिंदु P कहां आ गया? यहां आ गया। ये बिंदु P यहां आ गया। स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इसी गोले की त्रिज्या है, तो ये बराबर हो गई r बराबर r। तो जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जो एरिया वेक्टर है वो किस प्रकार होगा? एक दूसरे के अनुदिश होंगे। तो यहां भी 0 डिग्री है। तो जब बिंदु P के स्मॉल r के लिए निकाला गया तो यहां पर जब स्मॉल r और कैपिटल R बराबर है तो अपन इस वाले फॉर्मूले में यदि स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दें तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे? E बराबर, या समीकरण 1 से E बराबर Q/4πε0 r² r कैप। ये था अपना इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां क्या करेंगे? E बराबर Q/4πε0 कैपिटल r² r कैप। ये क्या आ गई? गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, क्योंकि यहां पर अपन ने बिंदु P को क्या कहां लेकर आ गए? इसकी सतह पर लेकर आ गई। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? यहां इस स्मॉल r की जगह अपन क्या लिख देंगे? कैपिटल R लिख देंगे। तो यह आ गई सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो तब विद्युत की क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होगी? तो क्या लिखेंगे? जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, गोले के अंदर स्थित हो। अंदर स्थित होने का मतलब है स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। तो स्मॉल r है
वो क्या है, कैपिटल आर से छोटा है। तो ये कैपिटल आर और बिंदु पी कहां है, मान लो यहां है, केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु पी यहां स्थित है, और ये इस पर प्लस क्यू आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है। तो आर, इस कैपिटल आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। बिंदु पी को अपन कहां लेकर आ गए, पहले अपन ने बाहर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, फिर अपन ने इस सरफेस पर निकाली, तो स्मॉल आर की जगह अपन ने कैपिटल आर लिख दिया। अब बिंदु पी को अपन गोले के अंदर लेकर आ गए, तो अंदर क्या करेंगे, एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना अपन करते हैं। यहां से ई और डीएस एरिया वेक्टर क्या निकालेंगे, एक दूसरे के अनुदिश होंगे। लेकिन गोले, इस चालक गोले के पृष्ठ पर आवेश है, लेकिन इस गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है। तो फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E डॉट ds। E डॉट ds, यहां यदि Q की वैल्यू शून्य है, यदि Q बराबर 0 है, क्योंकि इस गोले के अंदर आवेश का मान कितना है, 0 है, तो यहां से निकलने वाला जो फ्लक्स का मान होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। यहां पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होगा वो भी कितना होगा, 0 होगा। तो Q बराबर 0 है, तो E बराबर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये कहां आ जाएगा, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, यानी E इन के लिए, आउट के लिए ये वाला और इन के लिए 0 आ गया। 0 क्यों आया, क्योंकि गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए गोले से निकलने वाला फ्लक्स का मान 0 होगा। अपन ने गाउस नियम में उसके जो फैक्ट्स पढ़े थे उसमें भी पढ़ा था कि गोले के अंदर या किसी बंद पृष्ठ में यदि आवेश नहीं है तो उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स 0 होता है, उस पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स 0 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 होगा, फाई का मान भी 0 होगा। तो यहां पर E का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह था अपना समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि बिंदु P बाहर स्थित है तो E आउट बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर r कैप। यदि सरफेस की बात करें तो यहाँ स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल r और कैपिटल R क्या मान लिया अपन ने, बराबर मान लिया। तो E बराबर के Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर r कैप। और यदि अंदर की बात करें तो अंदर आवेश का मान 0 है, तो फ्लक्स का मान और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। यदि अपन E और R के मध्य यदि ग्राफ खींचे, E और R दूरी के मध्य, दूरी के मध्य ग्राफ खींचे तो कैसा आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, E इन के लिए अपने पास क्या है, 0 है, तो यहां इसका कोई ग्राफ नहीं आएगा। सरफेस पर, यदि सरफेस की बात करें, बिंदु P की बात करें, P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है वो अधिकतम होगा। देखो, यदि अपन ने बिंदु P को अंदर लिया है तो E का मान क्या है, 0 है। यदि अपन ने बिंदु P को सरफेस से बाहर लिया है तो E समानुपाती 1/r स्क्वायर, मतलब दूरी के साथ तीव्रता घट रही है, तो जो सरफेस पर जो तीव्रता आएगी वो मैक्सिमम आएगी। सरफेस पर जो तीव्रता आएगी वो मैक्सिमम आएगी। अंदर लेते हैं इसको, तो अंदर लेने पर E इन का मान क्या है, 0 आ जाता है। क्यों, क्योंकि आवेश नहीं है तो फ्लक्स का मान 0, तीव्रता का मान भी 0, इसलिए E इन यहां क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जब अपन ने बिंदु P को अंदर लिया। यदि अपन बिंदु P को बाहर लेते हैं, आउट में, तो यहां क्या आ जाता है, E समानुपाती 1/r
आर स्क्वायर। यदि ई आउट की बात करें तो ई आउट में क्या हो जाता है, ई समानुपाती 1/r²। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तीव्रता का मान घटेगा, तो यहां पर भी क्या है, तीव्रता घटती जाएगी। बिंदु P पर जो तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। यहां कितनी तीव्रता आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो ई इन के लिए अपन ने 0, यहां पर एक बिंदु R मान लीजिए कि इसके लिए मान लिया R लेस देन कैपिटल R के लिए। भाई R जब छोटा है मतलब R जब अंदर स्थित है तब ई इन का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ई इन क्या आ गया, 0 आ गया। यदि अपन R बराबर R की बात करें, कैपिटल R की, स्मॉल r बराबर कैपिटल R की, तो यहां पर तो क्या है, मैक्सिमम आएगा। मतलब जो भी तीव्रता आएगी वो मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमम बिंदु तक। अब यदि आउट की बात करें तो तीव्रता क्या है, E समानुपाती 1/r²। इस वाला ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है कि दूरी के साथ क्या है, ये तीव्रता घट रही है। तो घट रही है तो यहां से जो तीव्रता का ग्राफ आएगा वो इस प्रकार से आ जाएगा। तो एक सरफेस पर आवेशित चालक गोलीय खोल के कारण जो तीव्रता आती है वो इस प्रकार आती है। गोले के अंदर 0, गोले के सरफेस पर मैक्सिमम आ गई। ये यहां पर क्या है, ई मैक्सिमम है। सरफेस पर क्या आ गई, मैक्सिमम तीव्रता आ गई। और यहां पर दूरी के साथ क्या है, घटती जाएगी, ई समानुपाती 1/r²। ये तीव्रता ऐसी आ जाएगी। तो यह था अपना समरूप आवेशित चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपन अगली क्लास में एक मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है।